अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, आपने छोटे से बच्चे को देखा होगा। एक छोटा सा बच्चा छोटा सा होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखते हो कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और कुछ सालों बाद बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल होते हैं ये कहाँ से आते हैं? या फिर आप एक और मिसाल ले लें कि जैसे एक छिपकली की जो दुम होती है वो टूट जाती है और उसके बाद उस छिपकली की दुम दोबारा उग जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल है, ये नए सेल कहाँ से आते हैं? या आपने एक और चीज देखी होगी, आपने अपने नाखून को भी देखा होगा कि जब आप अपने नाखून काटते हैं तो ये नाखून कैसे बढ़ जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेल है, ये जो नए सेल हैं, ये कहाँ से आते हैं? आप जाते हैं अपने बाल कटवाते हैं और जब आप बाल कटवाते हैं उसके बाद फिर आपके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल है ये कहाँ से आते हैं? तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट है, उसने एक बात कही। उस साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को कहता है सेल कम फ्रॉम अ सेल, कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। मतलब जो ये सेल बन रहे हैं, ये सेल कहाँ से आते हैं? ये सेल पहले से मौजूद सेलों से बनते हैं। यानी हमारे जिस्म में जो पहले से सेल मौजूद हैं, उन सेलों से ये जो नए सेल बनते हैं और यही सेल जो है हमारे हाइट को, हमारे बालों को, हमारे नाखूनों को और जो छिपकली की दुम दोबारा से सही हुई थी, ये वही सेल है जो इन चीजों में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, वो यही है कि सेल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सेल साइकिल जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। इस ज़मीन पे जो ज़िंदगी मौजूद है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल साइकिल का। कैसे? अगर ये सेल साइकिल नहीं होता, ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे नए सेल नहीं बनते, तो इस दुनिया, इस जमीन पर जो जिंदगी है वो इख्तिताम हो जाती है। जिंदगी की नाम का कोई चीज इस दुनिया में नहीं होता। कैसे? आपने देखा होगा, हम अपनी जो नई नस्ल बढ़ाते हैं, हम अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, वो भी सेल डिवीजन के थ्रू होता है, वो भी सेल साइकिल के थ्रू होता है। हम नए सेल बनाते हैं और वो नए सेल जो है वो फिर मिलते हैं तो जायगोट बनता है। और इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे अंदर जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो 120 दिन की है। वो जब वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बाद नए सेल बनते हैं। तो सेल साइकिल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस दुनिया के ऊपर। जिंदगी जो चल रही है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है सेल साइकिल की? सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ जो है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है इन अ पेरेंट सेल। तो एक पेरेंट सेल में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी जो पेरेंट सेल है उसमें काम होता रहता है। सीरीज के अंदर, प्रॉपर सीरीज के अंदर एक काम होता रहता है, विच इनहेरिट इट्स हाफ ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी जो आपका पहले से मौजूद, जिसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, उसमें उसका हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी आधा उसका साइटोप्लाज्म जो है वो नए सेल में आ जाता है, एंड फुल कंप्लीमेंट ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज, और सारे के सारे उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी कहाँ आ जाते हैं, वो भी नए सेल के अंदर आ जाते हैं, वो भी नए सेल के अंदर आ जाते हैं।
इट हैज ए 2 स्टेज। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में कितने होते हैं? सेल साइकिल में 2 स्टेज होते हैं। सेल साइकिल में कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 इज नॉन डिवीजन स्टेज। इन सेल साइकिल के अंदर कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज होते हैं। नंबर 1 इज नॉन डिवीजन स्टेज और नंबर 2 जो हम कहते हैं उसको कहते हैं डिवीजन स्टेज। तो सेल साइकिल में क्या हो रहा है? एक है डिवीजन स्टेज और दूसरा है डिवीजन स्टेज। डिवीजन स्टेज का मतलब है कि एस में सेल जो है वो डिवाइड होने लगता है। बट एक जो उसका स्टेज है दैट इज नंबर 1 स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन डिवीजिंग स्टेज, जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो इस नॉन डिवीजन फेज में क्या होगा या स्टेज में क्या होगा? इसमें इसका नाम है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है? सेल वो तमाम जरूरी काम करता है जो डिवीजन स्टेज यानी सेल जब तकसीम होने लगता है उसके लिए जरूरी होते हैं। वो तमाम काम करता है, वो तमाम चीजें बनाता है। इसको समझने के लिए इसको इंटरफेस को, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरफेस है। आज हम टोटली डिस्कस करेंगे नॉन डिवीजन स्टेज के ऊपर, यानी इंटरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे? टोटली डिस्कस करेंगे। इस फेज को जो कि डिवीजन स्टेज है या फेज है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरफेस, तो आपको जैसे पता है कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस जो है वो प्रिपरेटरी फेज होता है। इसमें सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को। तो हमने इस इंटरफेस को डिवाइड किया है बहुत सारे टाइम के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के ऊपर, गैप के अंदर, इन स्पेसिफिक, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक फंक्शंस हो रहे हैं, कोई काम हो रहे हैं, तो अपने समझने के हिसाब से, इजी समझने के लिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। स्पेशली इसको 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो फेज है दैट इज G1 फेज। जो सबसे पहला फेज है वो G1 फेज है, जिसको मैंने यहां से ड्रा किया है कि यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है। ये सेल जो है वो क्या करेगा? G1 फेज में जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जो फेज है दैट इज G1 फेज। मैं इसको थोड़ा होल्ड कर देता हूँ, दैट इज G1 फेज। अच्छा, G1 फेज जो है वो सेल के अंदर जो, अगर टोटल इंटरफेस का जो बात करें, टोटल इंटरफेस के ये 25 से 50% होता है। टोटल जो इंटरफेस का टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से ये 25 से 50% होता है। तो आइए इस G1 फेज में सेल किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्या क्या चीजें करता है। तो G1 फेज में सबसे पहले ये आरएनए की सिंथेसिस करता है। आपको पता है आरएनए कितने टाइप के होते हैं? आरएनए 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। तो ये इसकी सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहला काम जो G1 करता है वो आरएनए की सिंथेसिस करता है। नंबर 2 इसमें एंजाइम्स बनते हैं। भाई इसमें कौन से एंजाइम्स बनते हैं? इसमें प्रोटीन्स के एंजाइम्स भी बनते हैं, यानी इसमें प्रोटीन भी बनता है बट इसमें प्रोटीन के एंजाइम्स भी बनते हैं। तो इसमें ज्यादातर, क्योंकि इससे आगे वाला जो फेज है दैट इज सिंथेसिस फेज, उसमें डीएनए की सिंथेसिस होने वाली है। तो ये G1 में वो तमाम एंजाइम प्रिपेयर होंगे जो इस सिंथेसिस फेज में, यानी डीएनए की सिंथेसिस में काम देंगे। जिसमें अगर मैं नाम लूं, इसमें स्पेशली कौन से एंजाइम बनते हैं? जी हाँ, इसमें वो एंजाइम बनते हैं जो डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, जिसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज है, हेलिकेज है। ये तमाम एंजाइम्स इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम्स है। तो इस तरह के
टोटल एंजाइम्स इसके अंदर बनते हैं, जो कि आपको पता है एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसका मतलब यहाँ है आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद ये जो सेल है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये सेल जो है वो अपने साइज को भी कुछ हद तक बढ़ाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बनती है और यहाँ पे लिपिड भी बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एटीपी भी बनता है, क्योंकि सेल का आपको पता है जब सेल काम कर रहा है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस सेल को बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे एटीपी के मॉलिक्यूल भी बनते हैं और खर्च भी होते हैं, क्योंकि ये सेल जो है किसी भी चीज़ की बात हो, सेल जो है या कोई भी जब कोई काम करता है उस काम में तवानाई की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। उसके बाद जब ये जी फेज जो है इंटर होने लगता है एस फेज में, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नंबर वन, या तो सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहता, मतलब वो कहता है कि मैंने डिवीजन फेज में नहीं जाना, जो कि डिवीजन फेज है आगे वाला, जो कि G2 के बाद है। अगर वो चाहता है कि मैंने रेस्टिंग में जाना है तो वो उसके पास एक ऑप्शन है, वो सेल किस में चला जाएगा, G0 फेज में जा सकता है। मैंने एरो से यहाँ पे आपको शो किया है कि सेल क्या करेगा, G0 फेज में चला जाएगा। G0 फेज का मतलब है कि सेल जो है वो क्या करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि सेल वो तमाम काम अपने करेगा जो बॉडी में कर रहा था, लेकिन वो सेल डिवीजन नहीं करेगा, वो फर्दर सेल डिवीजन नहीं करेगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, कुछ हमारे हार्ट के सेल हैं या कुछ हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अगर डिजनरेट हो जाते हैं, उनका कोई पार्ट डिजनरेट हो जाता है तो वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में आके दोबारा G0 फेज में चले जाते हैं, फर्दर खुद की सेल की डिवीजन को नहीं करते। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। आप ये समझो कि यहाँ पे एक गेट है, इस G1 फेज को फिर इस गेट से आगे गुजरना है। मैं यहाँ पे इसको निशान कर देता हूँ इस तरह, जिससे मैंने निशान कर दिया। तो ये G फेज इस गेट से गुजरने के लिए इसको G1 में तमाम, यानी यहाँ पर इसको गुजरना है। ये तब गुजरेगा जब इसके पास अपना सारा सामान मुकम्मल होगा, तब ये गुजरेगा एस फेज के अंदर। तो यहाँ पे इसका चेक पोस्ट है, तो ये चेक पोस्ट इसको चेक करेगा कि आपके पास वो तमाम सामान मौजूद है कि आगे जाके आपने डीएनए की सिंथेसिस करनी है। न्यूक्लियस का टोटल सामान आपके पास जो चीज़ें हैं वो पूरी हैं, अगर पूरी हैं तो फिर ये दाखिल हो जाता है इस नेक्स्ट फेज में, जिसको हम कहते हैं एस फेज। और एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं SYN सिंथेसिस फेज कहते हैं, इसको एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो अब ये एस फेज में होता क्या है, इस फेज में आपका यहाँ पे सेल है, इस सेल, और इस सेल के अंदर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एक डार्क स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसके साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है सेल के करीब जिसको हम कहते हैं, डार्क नहीं होता, इसको कहते हैं, एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर इस तरह के इस यहाँ पे ट्यूब्स मौजूद होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रॉयल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रॉयल भी मौजूद होते हैं। तो इस सिंथेसिस फेज के अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसका जो टोटल कंटेंट होगा वो आपका डबल हो जाएगा, और साथ साथ जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रॉयल मौजूद है उसकी भी कॉपी बन जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, वो चीज क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का सिंथेसिस तो होगा, नया डीएनए बनेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, लेकिन ये इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, दिस इज योर न्यूक्लियस। ये अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं तो इसमें डीएनए तो आपका डबल हो जाएगा, इस तरह एक डीएनए 2 डीएनए में तकसीम हो जाएगा। जो आपका ओवरऑल जो आपका यहाँ पे आपका जो सेल डिवीजन से पहले जो होता है वो आपका जो क्रोमोसोम्स में होता है वो क्रोमैटिन नेटवर्क में होता है। किस में होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क की सूरत में होता है। इसका जो टोटल आपका क्रोमैटिन नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो डबल नहीं होंगे, यानी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डबल नहीं होंगे। इन क्रोमोसोम्स का जो टोटल कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम सिंगल ही रहेंगे, हम इसको डबल नहीं कह सकते। तो ये जो फेज है सिंथेसिस फेज जिस पे हमने डिस्कस किया, तो सिंथेसिस फेज का जो होता है वो तकरीबन टोटल इंटरफेस के अगर हम टाइम के लिहाज से देखें तो ये अबाउट 35 to 40% होता है टोटल इंटरफेस के। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। न्यूक्लियस का टोटल सामान डबल हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रॉयल भी कॉपी बन जाते हैं, वो भी डबल हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एस फेज। और फिर उसके बाद एस फेज के बाद जो दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं दैट इज गैप 2 फेज और G2 फेज। तो इस G2 फेज के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर तकरीबन जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम बनता है। टोटल क्रोमोसोम क्या बनता है, टोटल क्रोमोसोम जब यहाँ पे टोटल कहते हैं कि क्रोमोसोम जो डबल हो गए थे वो तमाम स्ट्रक्चर डबल होने की वजह से जब D2 फेज आता है तो यहाँ पे जो सेल का जो वॉल्यूम होता है वो तकरीबन डबल हो जाता है। इन सेल का जो वॉल्यूम है वो एज कंपेयर टू सेल के जो पिछले G1 फेज में था, यहाँ पे सेल का कंटेंट तकरीबन डबल हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन्स भी बनते हैं, यहाँ पे आरएनए भी बनते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऑर्गेनेलीज एंड क्लोरोप्लास्ट। अब एनिमल यानी प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी बनता है। तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें बनेंगे जो कि मेयोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे या माइटोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसका मतलब जिसके बाद जो है वो कौन सा आपका प्रोसेस या कौन सा आपका स्टेज शुरू होने वाला है, इस G2 के बाद आपका डिवीजन स्टेज शुरू होने वाला है। इसलिए G2 फेज के अंदर वो तमाम प्रोटीन ATP, तो G2 फेज के अंदर क्या क्या बनेंगे, इसमें प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स कौन से होंगे भाई, एंजाइम्स होंगे या प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होंगे वो बनेंगे। साथ में क्या होगा, इसमें आपका आरएनए भी बनेंगे। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आरएनए भी बनेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन भी होगी। ठीक है, तो ATP की प्रोडक्शन भी होगी क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट में एक जो आपका सेंट्रॉयल है, सेंट्रॉयल ने क्रोमोसोम को जब वो खींचता है तो उसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए तो यहाँ पे ATP भी बनेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी तमाम चीज़ें और में जिसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनेगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी बनेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बनेंगी, यानी वो तमाम चीज़ें बनेंगी जो एम फेज के लिए ज़रूरी होती है। तो एम फेज क्या होता है, एम फेज वो स्टेज होता है जिसमें सेल जो है अब यानी जी फेज में सेल बिल्कुल तैयार हो गया डिवीजन के लिए कि वो तकसीम होने के लिए तैयार हो गया। तो इसका मतलब जो डिवीजन जो एम फेज है उसमें सेल क्या करेगा, उसमें सेल जो है वो स्टार्ट कर लेगा
डिवीजन के अंदर। और इसमें सबसे पहला जो काम होगा, इसमें दो स्टेज, इसको दो स्टेज में डिवाइड किया गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आ सके, जब मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा तो इसमें दो फेज हैं, वो दो फेज में किया गया। नंबर 1 इज द कैरोकाइनेसिस, कैरोकाइनेसिस, और दूसरा जो है साइटोकाइनेसिस। एक कैरोकाइनेसिस होगा। कैरोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा। क्या होगा भाई? न्यूक्लियस, NUCLEOUS। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस में जो कंटेंट होंगे वो डिवीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा कि इसमें सेल आखिरकार क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर, जो कि स्पेशली इंटरफेस के ऊपर था। सेल साइकिल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, उसके बाद इंटरफेस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह वो सेल डिवीजन स्टेज है, यानी डिवीजन स्टेज जो है सेल का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।